गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 138 BCOC 138। इसकी कुछ लेक्चर्स मैंने पहले डाले थे यूट्यूब पर, लेकिन आपने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन फिर भी देखो, मैं ये लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, इस लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है। मैं इसमें आज एक यूनिट का डिस्कस करूंगा। एक यूनिट अच्छे से होगी, फिर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी यूनिट 2 यूनिट 3 करके। बैक टू बैक वीडियोज आएंगी। एक दिन में 3 या 4 वीडियोज आएंगी, यानी कि यूनिट कवर होंगी। 8 तारीख से पहले आपका पहला पेपर जो है सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो पहले मैं यूनिट्स को कवर करूंगा, जिसमें आपको सिलेबस में से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, ताकि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो जाए और आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बहुत अच्छा दे पाओ। तो ना यहाँ पे आपकी एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज बढ़ेगी, आप क्वेश्चंस भी करने लायक बन जाओगे, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं अब चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस ना करके हम सीधा यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, यूनिट में मैं जैसे बता चुका हूँ। ब्लॉक 1 पहले तो एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक 1, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और कॉस्ट कंसेप्ट एंड इन असरटेनमेंट। मैंने बताया था कॉस्ट का असरटेनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट और लेता हूँ आपसे। कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में कंप्लीट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, या सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे आपको फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, अलग अलग ब्रांच है ना। तो कॉस्ट का पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को असरटेन करना कि कॉस्ट कितनी है। ये लिखा है ना, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ इट्स असरटेनमेंट। यानी कि कोई एक पेन है, ठीक है, या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट मैं अपने हाथ में लेता हूँ, कोई चीज या कुछ भी ले लेता हूँ, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। एक बिस्किट का पैकेट है, कोई कोका कोला की छोटी सी बॉटल है ना। यहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ है, देखो, है ना। इसका तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता मैं, चलो एक और चीज दिखाता हूँ। एक छोटी सी चीज है, ठीक है, ऑब्वियसली सबको पता होगा, माउंटेन ड्यू। ठीक है, तो ये माउंटेन ड्यू जो है, ये 20 रुपए की इसमें एमआरपी लिखी गई है। ठीक है, इसकी एमआरपी 20 रुपए कैसे आई, ये अपने आप में है। देखो, अकाउंटिंग जो करते हैं वो इनकम टैक्स के पर्पज से और कंपनी के बैलेंस शीट, और वो अलग कंसेप्ट होता है कि इसमें हम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एमआरपी के बारे में। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, कंपनी के किसी प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे देखना है। मैं लिखने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हाँ, हो गया। MRP, MRM हो गया ये तो, सॉरी। ठीक है, एमआरपी आप समझते ही हो, मतलब एमआरपी का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप बताइए एमआरपी कैसे आता है। एमआरपी सिंपल सी बात है, सारे कॉस्ट को ऐड करने के बाद, कुछ प्रॉफिट ऐड करने के बाद, सारे ट्रांसफर और जितने ट्रांजेक्शन, जितने कोर्स, जितने भी कॉस्ट होते हैं, सबको अच्छा, ये वाला यूज कर लेता हूँ पेन, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा, राइट। अंडरस्टैंड, ठीक है। एमआरपी, MRP, इट मीन्स होता है आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम यहाँ पे हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, अगर आप बात करोगे तो। 1 सेकेंड, हाँ, फाइनल। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, अब क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो एमआरपी की हम बात करते हैं। एमआरपी, तो एमआरपी पे आपको कैसे पता लगता है, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। कोई एक सेंटर फ्रेश जो 1 रुपए का आता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जितनी भी चीज होती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मटेरियल की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है। फिर आपकी उसमें कुछ डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट होता है। डायरेक्ट लेबर सीक्वेंस भी देखना मैंने कैसे लिखा है, पहले मटेरियल फिर लेबर, और फिर मैंने लिखा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये 3 चीजें तो कंपलसरी हैं। अब ये मैं सोचना कि हर प्रोडक्ट में होगा ऐसा नहीं है, कुछ सर्विसेज में कुछ चीजें नहीं भी हो सकती है, एक्सेप्शनल भी हो सकता है, बट ये 3 चीजें मिलती हैं, और तीनों चीज मिलकर के कुछ एक ऐसी कॉस्ट बनाती है जो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बोलते ही इसलिए ताकि ये एग्जिस्ट करता है लगभग लगभग सभी सर्विस में और सभी तरह के प्रोडक्ट में लगता है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं, और उन सब कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम बोलते हैं इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ये सारी चीज निकालने के बाद बताता है कॉस्ट। मतलब क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग। हम टॉपिक का सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सारी चीजों को हमने ऐड करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इंश्योरेंस, जितनी चीजें हुई हैं, टोटल कितना खर्चा हुआ, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परचेज हुए, प्रोडक्ट हुए, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट मतलब कितनी क्वांटिटी टोटल प्रोड्यूस हुई, उससे अगर हम डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, एक यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा। एक यूनिट,
ठीक है। अब एक यूनिट में अगर मान लो 1 रुपए का कोई चीज पड़ रहा है, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 15 पैसे, तो इसमें हम 75 पैसे का अगर हम इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, ये 1 रुपीज 90, 1.90 हो जाएगा, है ना। तो 1.90 इस तरीके से एमआरपी इसको हम कह सकते हैं कि 2 रुपए, और 10 रुपए का इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडर्स या फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी होते हैं ना, उसको भी ऐड कर लो। तो ये सारी चीज ऐड करने के बाद एमआरपी, इसमें कुछ टैक्सेशन भी ऐड होते हैं कि टैक्सेशन का जो पार्ट होता है वो भी ऐड होता है, एमआरपी में टैक्सेशन का पार्ट भी ऐड होता है। लेकिन हम बात करेंगे एमआरपी से पहले तक की जितने कॉस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने हल्का सा इसमें ब्रीफ डिस्कशन पहले भी किया है आपको, ये समझाने के लिए कि कॉस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। लेकिन क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, क्या सर्विस वाले कॉस्ट की मेजरमेंट नहीं करते? क्या कोई पीवीआर सिनेमा वाला, पीवीआर वाला, या फिर किसी भी सिनेमा जो सीट्स होती हैं, मान लो 100 सीट्स होती हैं, या फिर एक सिनेमा में कितने सीट होती हैं जिसमें लोग बैठ के मूवीज देखते हैं? कमेंट कर देना अगर आपको पता हो, अगर कोई मूवीज किसी भी सिनेमा हॉल में 100 लोग या 150 लोग मूवीज देखते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होती है? ठीक है, आपने देखा होगा एक सिनेमा हॉल होता है, यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, स्क्रीन सीट्स होती हैं, लोग बैठते हैं, ये 100 लोग बैठे हैं, इसके लिए एसी लग रखा है, इसके लिए जितनी सीट्स लगी हैं, रेंट लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आता है, और बाहर बहुत सारे स्टाफ होते हैं, कुछ स्टाफ होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे स्टाफ वगैरह मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो काफी सारे एक्सपेंस होते हैं। मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ, बट अभी एग्जांपल को लिमिटेड करने के लिए मैंने बोला है कि इसमें काफी सारे मटेरियल एक्सपेंस होते हैं, यानी कि जो आप देख सकते हो प्रोडक्ट, जैसे आपको अगर 3D मूवी है तो आपको कुछ ग्लास मिलेगा, है ना। और डायरेक्ट मटेरियल के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, और लेबर एक्सपेंस मतलब कि जो सर्विस में, देखो सर्विस है एक तरीके से, इसमें हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, तो वहां पे भी हमारे कॉस्टिंग में हम इसको कॉस्ट को निकालते हैं कि हमारे एक पर्सन के ऊपर, अगर हम यहाँ पे 100 टोटल, अगर हम एक 100 के लिए कॉस्ट 100 लोग इसको सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, तो पर पर्सन के हिसाब से कितनी कॉस्ट बन रही है। मान लो कुछ 100 रुपीज की कॉस्ट बन रही है, तो उसमें अपना वो 100 का प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, तो बन जाता है एमआरपी 200, है ना, इनकी कॉस्ट प्राइस बन जाता है। अब इसके अंदर वो क्या ऐड कर लेते हैं, टैक्सेशन, तो जीएसटी इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं, और 36% कुछ, और फिर ऐड करके वो 236 का वो आपको बिल बना के दे देते हैं कि भाई इतना रुपए की आपका टिकट का प्राइस होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है सेकंड ब्लॉक में। फर्स्ट ब्लॉक हमारा हो गया असर्टेनमेंट, सेकंड देखो, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेकंड ब्लॉक से ही आनेंगे। अगर आपने सेकंड ब्लॉक कर लिया तो आप बहुत अच्छे से पास कर सकते हो इसको। इसमें क्या है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड इशूज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल से रिलेटेड है, तो पता लग रहा है पहले यहीं पे कि मटेरियल एंड लेबर के बारे में बात हो रही है। मटेरियल एंड लेबर, इन्वेंट्री यूनिट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बात हो रही है, प्राइसिंग एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल, लेबर बेसिक कंसेप्ट, और अकाउंटिंग ऑफ लेबर। तो लेबर के बारे में बात करेंगे बाद में, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरहेड्स के बारे में। ओवरहेड्स क्या होते हैं, बेसिकली ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो हम पर पर्सन नहीं बता सकते। जैसे कहीं किसी कंपनी में शर्ट की सिलाई होती है, मान लो एक शर्ट मैंने पहन रखी है, या कोई पैंट कोट या कोई ऐसे चीजें मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहां पे एक शर्ट के अंदर कितने बटन लगे, तो बटन क्या डायरेक्ट है, पर शर्ट में इतने बटन लगे, या पर शर्ट के अंदर कितना मीटर कपड़ा गया, पर शर्ट के अंदर कितने आदमियों ने काम किया, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए मैं एक लेबर को कितना प्राइस पे अमाउंट पे कर रही है। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी, ठीक है, ओवरहेड्स बोल दिया मैंने। अब ये इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। ओवरहेड्स के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ये सिलेबस के बारे में शायद मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको कवर कर चुका हूँ, आप एक बार मेरे को जरूर देख लीजिएगा वो वाला, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे बाद में, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट 1 से, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है देखते हैं, क्या है नीड फॉर कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th 12th में किया होगा, ट्रेड अकाउंट बनाया, और अगर आपने एनपीओ अगर आपकी क्लास में था तो, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, ट्रेड अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट, और ये सारे केस आपके नॉन जो बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो आपने इन सब अकाउंटिंग किया, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। या फिर कंपनी अकाउंट आपने किया, तो वहां पे हम कभी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बात नहीं करते, हम डायरेक्टली सेल्स लिख देते कि सेल्स इतने प्राइस की हुई, हम उस प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाते कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी लगी, इसके पीछे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। और यहाँ वो लिमिटेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की उसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होने पर कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट
एंड इकोनॉमी के बारे में है, डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैं कवर कर चुका हूं आई होप, अगर आपने वीडियो देखी होगी। और एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, तीनों ही चारों ये है ना, 4-5 पॉइंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में भी आया था, मैंने वहां पे भी आपको ये चीज दिखाई थी, है ना। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें। नीड फॉर कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट की इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि भैया हम अपने प्राइस डिसीजन मेकिंग, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो कोई सर्विस कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, एक प्राइस तो फिक्स करना होगा ना, एक डिसीजन तो लेना होगा। अब ये डिसीजन किस बेसिस पे लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये डिसीजन किस बेसिस पे लिए जाएंगे, जब उनको पता होगा कि हाँ हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट इतनी है, तो हम इस पे इसको इतना करें, तो ये इसकी नीड है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे कुछ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ, आप यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और इसके बाद हो गया ये सेकंड हो गया, ये आपकी बुक में भी होगा, मैं पिछली वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, थर्ड एंड फोर्थ हो गए, ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गए, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, बट फिर हमें बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हमका सिलेबस कवर करना है, क्योंकि एग्जाम है 8 जून 2023। तो वही अब आप देख लो, अगर मैं सारा पढ़ने बैठूंगा तो कितना लग जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग एंड इकोनॉमी, कॉस्टिंग एंड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो ग्लोबल कंपटीशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब सिंपल सी बात बताओ, हम भी अपने घर में अगर रोटी कितनी बनेगी पूछते हैं अपने घर में, नहीं पूछते हैं कि चावल कितना लगेगा, सब्जी कितनी लगेगी, क्यों? क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कितने परसेंट खाने वाले हैं, हम उस हिसाब से हम अपना चावल घर के अंदर बनाने के लिए रखते हैं, या उतना ही आटा हम गूंथते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिसोर्स लिमिटेशन होंगी, तो हम अपनी चीजों को कॉस्टिंग बहुत अच्छे से करेंगे। कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट, फास्ट डिसीजन, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, अगर आपको एक पॉइंट याद हो जाते हैं तो बहुत वेरी वेल एंड गुड, नहीं हो पाते हैं तो भी आपको बस इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये क्लासिंग, ये वाला डेफिनेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट इज कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखे हैं। डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्टिंग, है ना। गिव एग्जांपल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट कॉस्ट इज रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री के बारे में आपको बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। स्टेट वेदर, ये ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हैं अभी हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये देखो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं 1 to 6, एक बार आप इसको देख लेना, ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट वाला 7 to 8 है, पॉइंट नंबर 7 और 8 है, यहाँ पे देख लो, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर, मैंने लास्ट प्रीवियस थर्ड आपका जून 2021 और दिसंबर आपका 2021, 2022 का जून एंड दिसंबर, ये सारे क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कवर करने हैं, और कुछ मैंने आपको कवर कराए भी थे, तो आप देखना उसमें ये डिफरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, असेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रेजेंट ऑपरेशनल रिजल्ट, ये ऑपरेशनल रिजल्ट बताता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या फिर हमें इस बिजनेस को करने से क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये सिर्फ हमारा स्टक किस पे होता है, कॉस्टिंग पे होता है। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में देखो, तीनों पॉइंट आप इसमें आप देख सकते हो। अगर आप कहोगे वीडियो में अगर कमेंट करके कि इसको डिटेल कर दो, या फिर अगर आप चाहते हो कि इसकी लाइव क्लास को ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो देन मैं आपको इसकी डिटेल में क्लास भी कवर कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, कॉमन गोल, है ना, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, और हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली कॉस्ट को, एक मोबाइल फोन मार्केट में 10,000, 8,000, 15,000, 20,000 का फिक्स होता है, तो आप कैसे पता करते हो कि इसकी प्राइस कितना होगा? तो उसमें बेसिकली वही सिंपल से, बहुत सिंपल, अगर आपने अकाउंट्स 11th 12th में पढ़ रखा है ना थोड़ा भी, तो वो बहुत सिंपल है। कॉस्ट अकाउंटिंग कोई अलग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखो, और बीच में स्किप नहीं करते हुए आराम से डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का समझ में आ जाएगा आपको इसमें, अगर इसको रीड करोगे तो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना, फिक्सेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। गिव मेन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेन 4 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ना, मेन ऑब्जेक्टिव फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट मेजर 4 डिफरेंस बिटवीन, देखो ये रहा, है ना, 4 डिफरेंस बताने हैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, 4 डिफरेंस बताने हैं, तो आप ऊपर से आप देख के बता ही सकते हो।
सेलेक्ट एंड टिक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, यानी आपको ऑल्टरनेटिव चॉइस क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको भरना है। कॉस्ट अकाउंटिंग फिलअप करना है, आप कर लेंगे, ठीक है। लिस्ट मेजर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेज ऊपर मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट ये आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल डिफिकल्टीज जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग किसी कंपनी, अच्छा आपको क्या लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या कोई चाय वाला कॉस्ट अकाउंटिंग करता है कि मेरी चाय कितने रुपए की पड़ती होगी, 7 रुपए 8 रुपए, तुम इसको 10 रुपए की बेचूंगा, ऐसा करता है क्या? वो नहीं करता। वो सिंपल, उसकी कैलकुलेशन सिंपल होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैब्लिशमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट, की इंस्टॉलमेंट मतलब होता है कि उसको स्टैब्लिश करना किसी, है ना, इंस्टॉल करना उसको किसी बड़ी कंपनी के अंदर प्रॉपर उसका सिस्टम इंस्टॉल करना, किसी बड़ी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होता है, जहाँ पे 2 या 3 पर्सन को स्टैब्लिश किया जाता है कि उनको हायर किया जाता है कि आपका काम है हमारी सर इसमें देखने की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो वो क्या करता है, वो सबसे डाटा इकट्ठा करता है, इधर से डाटा इकट्ठा किया, उधर से डाटा इकट्ठा किया, कितने रुपए की परचेज हुई है, कितना इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी क्वांटिटी हुई है, इसके अंदर लेबर कितना लगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी, रेंट कितना लगा, बिल्स कितने लगे, एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंस हुए, और कुछ लॉसेस अगर हुए तो वो कौन कौन से नॉर्मल लॉस है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस लेते हैं। तो वो सारी चीजों को डाटा को इकट्ठा करता है और बाद में सारी कैलकुलेशन करके बताता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है कि टोटल कॉस्टिंग मेजरमेंट करना और बताना कि पर यूनिट कॉस्ट इतनी है। फैक्टर टू बी कवर कंसीडर्ड यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। सक्सेस ऑफ कॉस्ट सिस्टम, तो देखो ये सारा पॉइंट में आपको, चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को हम सिलेबस को स्किप भी कर देते हैं। चेक योर प्रोग्रेस, आगे अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। 4 मेजर फैक्टर विच यू लाइक विल टेक इनटू द अकाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में भी चॉइस होती है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप स्किप कर देना, इसको आप स्किप कर देना, इसको आप मत करना। स्टेट पॉसिबल डिफिकल्टीज फेस्ड इन इंट्रोडक्शन इन कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्टिंग सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप में जरा सा भी सेंस होगा कि यार ये करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि इसके ऑल्टरनेट में कोई दूसरा क्वेश्चन है जो मैं ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो आपको इसमें बताना था कि कॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करते समय कौन कौन सी आपको डिफिकल्टीज आती है। स्टेट सेकंड में क्या है, पॉसिबल डिफिकल्टीज फेस इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऊपर में आपको बताना है मेजर फैक्टर्स और नीचे में आपको बताना है पॉसिबल डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये दोनों आपको मैंने ऊपर सीक्वेंस में आपको बता दिया था, है ना। मैं आपको अगेन दिखाऊंगा नहीं, आप वीडियोस को, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जाओगे तो आपको दिख जाएंगे। टर्मिनल क्वेश्चंस के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट है, स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट एंड इट्स असरटेनमेंट। तो आप इसको मैं इसी वीडियो में कवर करूं या फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, इसका भी मेरे को आपसे सजेशन चाहिए, आप मेरे को वीडियोस में कमेंट करके बताना कि मैं यूनिट वाइज अपनी वीडियोस को बनाऊं या फिर कंटिन्यूस फ्लो में चलूं, ठीक है। दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे समअप करूंगा, ठीक है। तो देखो सेकंड जो यूनिट है हमारा, वो है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट एंड इस असरटेनमेंट के बारे में है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैसी होती है भाई, देखो आपने बचपन में भी किया होगा, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, याद है आपको इकोनॉमिक्स में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पता होगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट के साथ चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट, चाहे एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना हो, कॉस्ट तो लग गई। मान लो कोई दुकान खोलनी है चाय की, तो भाई एक रेंट पे एक दुकान लेना पड़ेगा, चाय की केतली और सारा जो भी चीजें होती है वो खरीदना पड़ेगा, तो भाई वो पैसा तो लग गया, चाहे अब एक कप चाय भी ना बने, अब एक कप चाय भी ना बने तो वो इतनी सारी कॉस्ट तो लग गई। ये होगा हमारा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट के साथ जो कॉस्ट आएगी, जैसे कि जितने कप चाय बनेंगे उतने ज्यादा हमारा मिल्क ऐड होगा, शुगर ऐड होगा, चाय पत्ती होगी और जो कप होते हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ यूनिट के साथ हमारा चेंज होता रहेगा। हमने 500 कप चाय बनाएंगे तो उतने कॉस्ट होगी, 1000 कप, 1500, मतलब नंबर ऑफ यूनिट के साथ चेंज होंगे, उनको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो सेमी वेरिएबल होते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ कॉस्ट हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट आर, देखो कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट,
देखो अब क्या बताया गया है, दे आर वेरी अकॉर्डिंग टू हैव कॉस्ट, ठीक है। अब देखो कॉस्ट के बारे में बताया गया है, फंक्शंस के आधार पे, आइडेंटिफाई के आधार पे वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी आ गया, ठीक है। वेरिएबिलिटी मतलब कि फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल के आधार पे, ठीक है। प्रोडक्ट है ना, कॉस्ट को भी कॉस्ट को भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फंक्शनल के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात की गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं इसको। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, जो किसी फैक्ट्री के, विद इन फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं, लैंड, लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंस, ठीक है, वाटर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ का रेंट, इंश्योरेंस, वहाँ के एम्प्लॉय का पीएफ वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, ग्रेचुटी, बोनस, तो जितनी भी फैक्ट्री के अंदर का सारे खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये होता है हमारा एक फैक्ट्री के बाहर के खर्चे, यानी कि ऑफिस में भी कुछ एम्प्लॉय हायर होते हैं, वहां पे ऑफिस का भी इन्वायरमेंट होता है, तो ऑफिस होता है तो देखो इंटरनेट लगेगा, है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वाटर लगेगा, एम्प्लॉय की सैलरी एंड वेजेस मतलब जाएगी वहां पे, ठीक है, ऑफिस में। तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा, बैड डेट्स के खर्चे, सारे सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। बैड डेट्स मतलब कि हमने किसी को दे दिए उधार में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं इसको हम, क्रेडिट सेल्स कर दी, काफी ज्यादा ऑफर्स दे दिए, डिस्काउंट दे दिए, है ना, तो वो सारे हमारे सेलिंग के खर्चे होते हैं। सेल्स के लिए हम पब्लिसिटी के लिए जितने भी खर्चे करते हैं, सारा सेलिंग के खर्चे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट के खर्चे जितने होते हैं, ठीक है। हम अपनी खुद की व्हीकल से भी करते हैं, सम टाइम हम किसी अदर थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, तो उस सारे ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े ट्रकों में, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज, शहरों में, शहर के बाद छोटे छोटे टाउन, और उसके बाद गलियों में, गली गली में आप देखोगे पहुंचाने के लिए कोई बड़े फ्रूटी और सेंटर फ्रेश, आप देखो बहुत बड़ी हल्दीराम, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन हमारे आजू बाजू गली गली में पहुंच चुके हैं। कुरकुरे, है ना, लेज, ये सारी चीजें क्या है, कंपनी बड़ी है, एडवर्टीजमेंट बड़ा है, लेकिन घर तक पहुंचाने, घर की बगल की दुकान में मिल जाते हैं आपको कुरकुरे। तो एक सिस्टम तो लगेगा ना इसके पीछे। तो वो सारी चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह के बारे में। तो ठीक है, मैं अभी की वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ,